आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और आज सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, इलाज का बंदोबस्त भी बताएंगे। दिल्ली के पत्थरबाजों पर आखिर बुलडोजर कब चलेगा? सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में शोभा यात्रा पर पत्थर चले। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन इन दिल्ली के पत्थरबाजों पर आखिर बुलडोजर कब? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसे मूव करेंगे तस्वीर को। ये शख्स जो गोली चलाता हुआ ये तस्वीर सामने आई है, इसका नाम, इस शख्स का नाम मैं आपको बताऊं, सोनू शेख नाम है इसका, जिसको पुलिस ढूंढने पहुंची थी। अगली तस्वीर दिखाऊं। इसको गिरफ्तार करने के लिए देखिए भारी पुलिस बल पहुंचा था आज सुबह गिरफ्तारी के लिए। खुद स्पेशल सीपी मौजूद थे दीपेंद्र पाठक। उनकी मौजूदगी में जैसे ही गिरफ्तारी के लिए पहुंचे इस शख्स को पत्थरबाजी शुरू हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए पत्थर चलने लगे। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पत्थर उड़ा। इतने आसपास संकरी गलियां हैं कि ऊपर से एक पत्थर उड़ा, पुलिस के ऊपर यह पत्थर फेंका गया। तो सवाल यह है कि आखिर इन पत्थरबाजों का इलाज कब होगा? आज पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये आपको बताते हैं सबसे पहले, उसके बाद इस बीमारी का उपचार भी बताएंगे। हुआ यह कि सोनू की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम। सोनू की पत्नी से पूछताछ के दौरान वहां भीड़ जमा हो गई। पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर फेंकने लगे लोग। हमले में एक पुलिस जवान भी घायल हो गया है। सोनू के परिवार वालों पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया और सोनू की साली को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए 14 टीमें बनाई हैं। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। हिंसा के सबूत के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, जहां अलग अलग जगहों से 5 जगहों से सैंपल इकट्ठा किए हैं और इन 5 जगहों में जहांगीरपुरी में छतों से ये सैंपल कलेक्ट किए गए। छतों से ईंट और नुकीले पत्थर मिले हैं। इसके अलावा पानी की टंकियों की भी पड़ताल की गई है, क्या वहां तो कुछ छुपा कर नहीं रखा गया। लेकिन इतना ही नहीं, तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, सोनू शेख की गिरफ्तारी हो गई। उस गोलीबाज की गिरफ्तारी हो गई जो तस्वीरों में कैद हुआ था। ये देखिए जरा, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। हमारे सहयोगी पीयूष ने सोनू शेख से एक के बाद एक सवाल किए, सुनिए, सुनाइए। सोनू ये बताओ आपने फायरिंग क्यों की? ये बताओ फायरिंग कहां से, बुलेट कहां से लेके आए? ये बताओ। फोन सोनू पिस्टल कहां से लेके आए? गोली चलाई आपने? सोनू गोली चलाई है। और इधर सोनू की गिरफ्तारी हुई, उधर सियासत भी इस पर हावी है। सियासत हर एक्शन को, पत्थरबाजी पर खामोश है, लेकिन हर पुलिस के एक्शन को मजहबी चश्मे से देख रही है। सुनिए जरा। अगर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी? क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ, कि दिल्ली में जो भी दंगे की घटना हो रही है, बड़ी आपराधिक घटना हो रही है, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का ही पाया जा रहा है। और एजेंसियों को, पुलिस को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक बुनियादी सवाल है कि दिल्ली के पत्थरबाजों का भी वही पुराना इलाज, योगी का बुलडोजर। बड़ा सवाल यही है कि पत्थरबाजों का बचाव क्यों किया जा रहा है? आखिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में कितने पत्थरबाज हैं जो जांच टीम को भी अपना काम करने से रोकने की कोशिश करते हैं? अब यह पत्थरबाजी भी बंद होनी चाहिए और इस पर सियासत। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पत्थरबाजों का सबसे पक्का इलाज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही है? क्या पत्थरबाजों के खिलाफ योगी फॉर्मूले से ही जीत मिल सकती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ जोरदार एक्शन लिया, जो एक नजीर बन चुकी है, और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को अब बुलडोजर बाबा का तमगा भी मिल चुका है। यूपी में माफिया और गैंगस्टर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से कांपते हैं।
योगी सरकार ने, आपको बताऊं, 1848 करोड़ की संपत्ति बड़े माफियाओं से मुक्त कराई, जबकि 1332 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई। हनुमान जयंती पर उत्तर प्रदेश में पथराव की एक भी घटना नहीं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ की राह पर चल निकले हैं। खरगोन दंगे के बाद 24 घंटे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर ने 45 मकान, दुकानें ध्वस्त कर दी। विपक्ष का आरोप है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले ही बुलडोजर चला दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक पिछले 2 साल में गुंडों और माफियाओं से 15,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। बाबा और मामा के बाद गुजरात में भी बुलडोजर जमकर चला। गुजरात के खंभात में बुलडोजर से कई दुकानें तोड़ी गई। रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़कने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। रामनवमी के दिन शकरपुरा इलाके में पथराव की घटना हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो क्या यही आखिरी इलाज बचा है? खुद सुनिए। लोग मानते हैं क्या कि दिल्ली के पत्थरबाजों का भी इलाज बुलडोजर ही है? सुनिए। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, हमारे यूपी में तो भैया ये हुआ है, जो पत्थरबाज और जो अराजक तत्व हुआ करते थे तो उन्होंने खूब अपना उपद्रव करा। हमारे यहाँ सीए में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने उनके ऊपर उन्हीं की तरह उनको समझाया तो बिल्कुल वो फिट हो गए। ये एक तरीके देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। केजरीवाल कहीं ना कहीं अभी भय में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये यहाँ की अगर योगी सरकार होती, किसी की व्यक्ति की एक हिम्मत ना होती कि ऐसी हरकत कर सके। तो इसका इलाज पत्थरबाजों का एक ही इलाज है, बुलडोजर। दिल्ली के पत्थरबाजों का इलाज तो बुलडोजर भी कहा जाएगा और योगी जी भी कहा जाएगा। लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, जो कि यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी महाराज उठा रहे हैं, वो वहाँ पर केजरीवाल जी को भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, और इस तरीके का काम उनके दिल्ली में हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ना देश के लिए ना प्रदेश के लिए। बिल्कुल सही है, वहाँ भी योगी जी जरूरी है। दिल्ली में भी जैसे यूपी में योगी जी है, वैसे वहाँ भी योगी जी होने चाहिए। दिल्ली के पत्थरबाजों का इलाज बुलडोजर ही होना चाहिए, क्योंकि अराजक तत्वों के लिए मानवता धर्म कुछ नहीं होता है। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि किस तरह से लोगों को परेशान करा जा सके, और अगर वह बुलडोजर ही इस तरीके से सुधरना चाहते हैं तो बिल्कुल दिल्ली के लोगों का इलाज बुलडोजर ही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं, जो सियासतदान ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उन्हें आईना दिखाने वाला ग्राफिक्स में दिखाने जा रहा हूं। उन आरोपियों के नाम जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी अंसार गिरफ्तार हुआ है, जाहिद और शहजाद की गिरफ्तारी हुई है, मुख्तार अली, मोहम्मद अली पर एक्शन हुआ है, आमिर अख्सार पर शिकंजा कसा है, नूर आलम, मोहम्मद असलम भी गिरफ्तार हुए हैं, जाकिर अकरम पर भी गाज गिरी है, इम्तियाज मोहम्मद अली पर भी शिकंजा कसा है, अंसार अहीर पर भी पुलिस ने एक्शन लिया है। और एक तरफा नहीं, दूसरी तरफ देखिए, शेख सौरभ सूरज का नाम भी एफआईआर में, नीरज सुकेन पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है, सुजीत सरकार पर भी केस हुआ है, वीएचपी बजरंग दल पर भी पुलिस ने एफआईआर की है। कहा गया कि शोभा यात्रा आयोजक पर एफआईआर हुई है, बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन वीएचपी नेता, सोचिए, प्रेम शर्मा भी गिरफ्तार हुए हैं। तो वैसी जैसों के लिए यह बताना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई हरगिज नहीं की है। आइए अब आपको दिखाता हूं वीएचपी का वो लेटर, दिखाता हूं परमिशन लेटर। वीएचपी कह रही है कि उसने बाकायदा इस शोभा यात्रा की परमिशन ली थी। यह है वो परमिशन पत्र, यह है, देखिए, विश्व हिंदू परिषद का लेटर हेड है, जिस पर बाकायदा एसएचओ से परमिशन ली गई है, एसएचओ जहांगीरपुरी से। इसलिए वो दावा कर रहे हैं उन्होंने परमिशन ली है। अब सुनिए जरा, खुद मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं पुलिस कमिश्नर को, सुनिए, जो खुद कह रहे हैं कि कार्रवाई बराबरी से हुई है, कोई कार्रवाई जो सियासतदान आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। सुनिए। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहा हूं कि युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं हो रहा है। बारूद के ढेर पर दुनिया के 12 देश बैठे हुए हैं। ये वो देश हैं जो इस वक्त बारूद के ढेर पर है। एक चिंगारी किसी भी वक्त इस बारूद में आग लगा देगी।
और इसी तरह से तस्वीरें सामने आएंगी जो इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि कभी भी बड़ा युद्ध और विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती हैं। कौन कौन से देश हैं जो आपस में लड़ने के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, ये आपके सामने आ गया। ये देखिए जरा बारूद पर कैसे दुनिया बैठी हुई है। पुतिन अब तक यूक्रेन से लड़ रहे थे, लेकिन पुतिन कभी भी नाटो से भिड़ सकते हैं। न सिर्फ पुतिन नाटो से, बल्कि चीन और ताइवान के बीच भी कभी भी बड़ी जंग हो सकती है। न सिर्फ चीन ताइवान, बल्कि किम जोंग यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी कभी भी युद्ध शुरू कर सकते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जंग शुरू हो सकती है। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकता है माहौल। और तुर्की ने कैसे इराक पर हमला कर दिया है, एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, यह भी आज की बड़ी खबर है। तो इस पर नजर रहेगी कि बारूद पर कैसे दुनिया बैठी हुई। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, आपको बता दें पहले मोर्चे पर जंग की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जंग का पहला मोर्चा आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे पहले मोर्चे पर तो चीन ताइवान के बीच तनाव बढ़ गया है। आपको बताऊं टेंशन हाई है। जिनपिंग ने सेना के साथ बैठक की हुई है और ताइवान पर दबाव बढ़ाने का आदेश दिया है। जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान पर आक्रामकता को और बढ़ा दीजिए। चीन बाकायदा वो रिहर्सल कर रहा है, वॉर रिहर्सल। ये देखिए जरा समंदर में एम्बियंस के साथ दिखाइए, ये चीनी वॉर रिहर्सल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। समंदर में बाकायदा चीनी सैनिक कि ताइवान के साथ दरअसल साउथ चाइना सी से लगता हुआ ये इलाका है। किसी भी वक्त अगर ताइवान से युद्ध होता है, एम्बियंस के साथ सुनाइए, चीन हाई लेवल अत्याधुनिक तरीके से इस वक्त वॉर रिहर्सल कर रहा है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन में रूस लड़ रहा है और दूसरी तरफ चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। मैप के जरिए जरा देखिए कि किसी भी वक्त चीन का अटैक ताइवान पर हो सकता है। ये आपके सामने आ गई तस्वीरें, ये मैप आप देख रहे हैं। बीजिंग से कभी भी एक मिसाइल उड़कर ताइपे में गिरेगी ताइवान की। और देखिए दूरी 1721 किलोमीटर की दूरी है बीजिंग और ताइवान के दरमियान। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा आपको बताऊं कि दूसरी तरफ ताइवान भी रिहर्सल कर रहा है। ये देखिए जरा एम्बियंस के साथ सुनाइए, ये ताइवान के टैंक्स आप देख रहे हैं, यानी ताइवान भी पूरी तैयारी में चीन के खिलाफ किसी भी वक्त ताइवान भी कोशिश कर रहा है कि ये देखिए जरा ये मल्टी लॉन्चर्स देख रहे हैं। ताइवान के पास इतनी ताकत कहां से आई ये आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि आखिर कैसे चीन बनाम ताइवान होने वाला है किसी भी पल। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर दोनों में बवाल हुआ क्यों। एक जंग का मोर्चा और खुल सकता है रूस यूक्रेन के बाद। दोनों में इस युद्ध की वजह क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, यह है बड़ी वजह। यूक्रेन जंग के बाद और हमलावर हो गया है चीन। अप्रैल में 4 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। मार्च में 13 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। जनवरी में 12 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे थे। 2021 में 961 बार चीनी विमान ताइवान में घुस चुके हैं। चीन के खिलाफ ताइवान को अमेरिका का साथ मिला है और अमेरिका ताइवान को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में छोटा सा देश है ताइवान, साउथ चाइना सी में एक छोटा सा मुल्क है। ताइवान खुद को दरअसल मानता है कि वो आजाद मुल्क है। चीन ताइवान को अपना मानता है, अपना प्रांत मानता है। दक्षिण चीन सागर पर चाहता है नियंत्रण करना चीन, और इसलिए ताइवान इंपॉर्टेंट है। दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस के भंडार हैं। 2000 में ताइवान ने खुद को एक मुल्क 2 व्यवस्था थोप दी थी और चीन ने ताइवान को स्वायत्तता का वादा किया था। 2016 में ताइवान ने आजादी लेने से का ऐलान किया था कि वो आजाद मुल्क है 2016 में। तब से ये टसल चली आ रही है दोनों के दरमियान। आइए युद्ध का अगला मोर्चा भी खुल गया है। दूसरा मोर्चा युद्ध का जो होने वाला है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरा मोर्चा है इराक और टर्की के बीच। जी हां, खबर यह है कि इराक में तुर्की की एयर स्ट्राइक हो गई है। उत्तरी इराक में तुर्की का अटैक हुआ है। कुर्दिश लड़ाकों को निशाना बनाया गया है और कुर्दिश लड़ाकों को टारगेट किया गया है। वो तस्वीरें आइए मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर एक मोर्चे पर चीन ताइवान, इधर तुर्की ने इराक पर बम फोड़ दिया है। देखिए जरा रिपोर्ट। इराक में घुसकर तुर्की की सबसे बड़ी स्ट्राइक। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की ने छेड़ा युद्ध।
उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान पर बड़ा हमला। तुर्की की तोपों का रुख एक बार फिर इराक की तरफ घूम चुका है और निशाने पर उत्तरी इराक के कुर्द लड़ाके हैं। तुर्की की सेना ने जमीनी हमले के साथ ही एयर स्ट्राइक से कुर्दिस्तान के कई इलाकों को तबाह कर दिया है। तुर्की की सेना ने सीमा से उत्तरी इराक के इलाके मेटिना, जैप और अवासिन, बसियान को निशाना बनाया। ये इराक का वो इलाका है जहां से कुर्द लड़ाके तुर्की को टारगेट करते हैं। इन इलाकों को मिसाइलों के साथ ही तुर्की एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक के लिए कमांडो का एक दल भी भेजा है, जिसने पहले ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की जानकारी जुटाई और फिर कुर्दिस्तान में कई कैंप तबाह कर दिए। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने कहा है कि कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। तुर्की के विमानों और तोपों ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके से संबंधित ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। कुर्दी लड़ाके उत्तरी इराक में ठिकानों का रखरखाव करते हैं और तुर्की पर हमलों के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अभियान योजना के तहत सफलतापूर्वक रहा है। पहले चरण में तय लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है। और अब देखिए जरा आखिर क्यों तुर्की ने इराक पर बम गिरा दिया। वजह यह है इराक में कुर्दों का एक स्वतंत्र राज्य है। इराक के अंदर इराक के कुर्द सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इराकी कुर्दों के पास तेल का बहुत भंडार है। इराक से कुर्द तुर्की पर हमला करते हैं। कुर्द चाहते हैं कुर्दिस्तान बनाना और कुर्दों की आबादी 3.5 करोड़ है। तुर्की में भी कुर्दों का एक संगठन है पीकेके। यही संगठन इराक में भी है। पीकेके को तुर्की ने आतंकी घोषित कर रखा है। पीकेके संगठन इराक में भी मौजूद है और इसी पीकेके जो इराक में है उस पर हमला किया था तुर्की ने। और आगे बढ़ते हैं और जंग का तीसरा मोर्चा आपको बताने जा रहा हूं कि तीसरे मोर्चे पर कहां जंग शुरू हो सकती है। वहां से बड़ी खबर मिल रही है कि परमाणु परीक्षण किसी भी वक्त किम जोंग उन कर सकते हैं। परमाणु परीक्षण की तैयारी में किम है इस वक्त और किम अगर न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण करेंगे 25 अप्रैल से पहले यह न्यूक्लियर टेस्ट संभव है। 25 अप्रैल को सेना का स्थापना दिवस है और आइए आपको बताने जा रहा हूं किम ने अपनी ताकत कैसे दिखाई है। ये देखिए जरा एम्बियंस के साथ जरा सुनाइए। ये किम जोंग उन पहली बार इस तरह से सार्वजनिक तौर पर नजर आए। ये भव्य परेड जो आप देख रहे हैं उत्तर कोरिया की परेड आप देख रहे हैं और ये किम के दादा के जन्मदिन के मौके पर यह परेड हुई जब उत्तर कोरिया की सेना सड़कों पर थी अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए। और खासतौर पे इस तरह की परेड का मकसद है और मतलब है दक्षिण कोरिया को ताकत दिखाना, दक्षिण कोरिया को अपना दम दिखाना। ये जो परेड की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये देखिए जरा। ये स्थापना दिवस पर न्यूक्लियर टेस्ट होगा लेकिन किम के दादा के बर्थडे पर यह परेड हो रही थी। आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे किम कैसे हमला कर सकते हैं। देखिए आपके सामने आ गया है कैसे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर टारगेट कर सकता है। 195 किलोमीटर की सिर्फ दूरी है। दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं प्योंगयांग और सियोल के बीच। जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, ये आसपास सारे सीज हैं जो उसके सामने आते हैं। आपको बताऊं कि आखिर दक्षिण कोरिया को उकसा कौन रहा है। ये तस्वीर अमेरिका, यहां भी अमेरिका का रोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष मून जेई को देख रहे हैं बाइडेन के साथ और इसीलिए दक्षिण कोरिया भी वॉर रिहर्सल कर रहा है। देखिए किम जोंग उन से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली। फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए जरा और मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि आखिर युद्ध की कगार पर क्यों कोरियाई देश है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में किसी भी वक्त जंग हो सकती है और मैं आपको बताऊं कि दक्षिण कोरिया ने कैसे जवाब दे दिया है बाकायदा कि वो तैयार है पूरी तरह से उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि दक्षिण कोरिया कैसे सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। दक्षिण कोरिया अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास हुआ है। आज से दोनों देशों का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। 9 दिनों तक चलेगा ये वॉर रिहर्सल। किम को दम दिखा रहा है दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका भी किम को चिढ़ाने में जुटा हुआ है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। 5 सालों में पहली बार विमानों की तैनाती हुई है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे ये दुश्मनी दोनों के बीच काफी पुरानी है। ये देखिए जरा कोरिया की कलह के पीछे अमेरिका और रूस हैं।
वर्चस्व की लड़ाई का शिकार बना है। दरअसल कोरिया का दक्षिणी क्षेत्र अमेरिका के अधीन है और कोरिया के उत्तरी हिस्से पर सोवियत का शासन रहा है। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने स्वतंत्र चुनाव का प्रस्ताव रखा कि आप दोनों चुनाव कराइए। उस वक्त हुआ क्या, सोवियत ने यूएन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि सोवियत यानी रूस का प्रभाव उत्तर कोरिया किम जोंग उन पर था। उत्तरी हिस्से को अलग देश घोषित कर दिया सोवियत ने। दक्षिणी हिस्से में अमेरिकी संरक्षण में चुनाव हुए यानी दक्षिण कोरिया में। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को सुरक्षा की गारंटी दी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर बैन लगाए और इस बैन के साथ ही और ज्यादा दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई। परमाणु अभियान रोकने के लिए बाकायदा बैन यानी प्रतिबंध भी लगाए हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं कि यह जंग का एक मोर्चा था, लेकिन जंग का चौथा मोर्चा भी खुल चुका है। वो चौथा मोर्चा कौन सा है? वो है तालिबान और पाकिस्तान। अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भी जंग कभी भी संभव है। तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको कि पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल स्ट्राइक की अफगानिस्तान पर। ये जो आप देख रहे हैं, और इस अटैक में कई लोगों की जानें चली गई। मैप दिखाइए जरा किस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर। ये आपके सामने वो मैप आ गया है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दो इलाकों में, इनमें खोस्त और कुनार है, यहां हमला कर दिया। इसके बाद तालिबान पाकिस्तान से बहुत गुस्से में है और किसी भी वक्त तालिबान पाकिस्तान में जंग जैसे हालात हो सकते हैं। और आइए आपको बताता हूं कैसे तालिबान और पाकिस्तान में जंग के हालात बन रहे हैं। तालिबान ने सीधे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया। क्या कह रहा है तालिबान? उनका कहना है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई। खोस्त और कुनार प्रांत में पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तानी हमले में 47 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने टारगेट किया और टीटीपी पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है टीटीपी को तालिबान का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में टीटीपी ने हमला किया। इससे पहले टीटीपी के हमले में 8 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। पाकिस्तान में टीटीपी के लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान बौखला गया है। अफगानिस्तान में जो टीटीपी के सदस्य हैं, आतंकी हैं, उन पर टारगेट कर रहा है। टीटीपी के अटैक के बाद पाक ने यह बदला लिया। पाक की एयर स्ट्राइक से तालिबान इसके खिलाफ है। पाकिस्तान को तालिबान ने बाकायदा धमकी दी है। तालिबान ने कहा है कि संयम की परीक्षा न ले, गलती दोबारा हुई तो अंजाम बुरा होगा। पांचवा मोर्चा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें किसी भी वक्त जंग भीषण हो सकती है। ये देखिए जरा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टेंशन हाई है। ये इजराइल और ये फिलिस्तीन, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ग्राफिक्स के बाद मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए जरा वहां हालात कैसे हैं। अल-अक्सा मस्जिद में, ये देखिए एम्बियंस के साथ दिखाइए जरा। ये जेरूसलम में अल-अक्सा है जिसमें फिर एक बार हंगामा हुआ। किस तरह से गोलियां चली हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, पत्थरबाजी हुई है, धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। बाहर देखिए किस तरह से भगदड़ मची है अचानक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालात थे यहां पर। यह पहली बार नहीं है जो ऐसे हालात बने हो। आइए आपको बताता हूं कि आखिर इस अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा हुई क्यों। इससे पहले भी हिंसा हुई थी। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हफ्तों जंग चली थी। इजराइल और फिलिस्तीनियों में अल-अक्सा को लेकर एक बार फिर से बवाल की खबरें सामने आई। रमजान के मौके पर जब फिलिस्तीन अल-अक्सा मस्जिद पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ। फिलिस्तीनियों ने मस्जिद में जमकर पथराव किया, जिन पर इजरायली पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। इस हिंसा में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। दरअसल अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम में और मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। मुस्लिमों के साथ ही अल-अक्सा यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी पवित्र स्थान है। इजराइल अब अल-अक्सा पर अपना अधिकार मानता है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों की एंट्री पर भी बैन लगाया हुआ है, लेकिन रमजान के मौके पर यह प्रतिबंध हटा दिए गए थे। प्रतिबंध हटे तो हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी नमाज के लिए पहुंचे और इसी दौरान मस्जिद में हिंसा शुरू हो गई। हिंसा शुरू हुई तो इजरायली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों पर रबड़ की गोलियां चलाई, रबर बुलेट्स। साथ ही मस्जिद में बवाल करने वालों पर ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसमें मस्जिद के अंदर
बहुत से लोग बंधे नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर के साथ दावा यह किया गया कि फिलिस्तीनियों पर इजरायली पुलिस ने बर्बरता की है। लोगों को मस्जिद में बांध के डाल दिया गया। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल में एक जंग की तरह और जंग के बीच इजराइल लगातार मजबूत हो रहा है। इजरायली सेना को एक और ताकत मिल गई इस बीच, आपको बताऊं, जिसका नाम है आयरन बीम। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आयरन बीम की तस्वीरें, जो इतना ताकतवर है कि दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान और दूसरे खतरों को हवा में तबाह कर सकता है। और इसके लिए एयर डिफेंस में लेजर का इस्तेमाल होता है। इजराइल ने अपने इस नए एयर डिफेंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगर इसकी खूबियों की बात करें तो आपको बताऊं कि दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है ये। यूएवी रॉकेट मोर्टार को लेजर से मार गिराती है और आयरन बीम का खर्चा मात्र $3, $3.5 प्रति शॉट है, यानी इससे कम खर्चा शायद दुश्मन को मारने के लिए और हो नहीं सकता। आयरन बीम 90% इंटरसेप्ट रेट पर काम करता है, यानी दुश्मनों के जो हथियार होंगे, दुश्मनों के रॉकेट और मिसाइल को 90% इसकी एक्यूरेसी है। आयरन डोम से काफी सस्ता है ये आयरन बीम। आयरन डोम में प्रति शॉट का खर्चा $100 के करीब है। आपको आयरन डोम दिखाने जा रहा हूं। आपने देखा होगा आयरन डोम पिछले दिनों जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई हो रही थी। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये है आयरन डोम जिसने किस तरह से फिलिस्तीन के हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, लाउड स्पीकर पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। जी हां, राज ठाकरे कह रहे थे लाउड स्पीकर पर लाउड एक्शन। क्या हुआ ये बताएं। राज ठाकरे ने ये अल्टीमेटम दिया था कि सिर्फ 3 मई तक महाराष्ट्र की सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाएं, वरना 3 मई के बाद हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे राज ठाकरे। लेकिन महाराष्ट्र में नासिक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। लाउड स्पीकर पर एक्शन के लिए फैसला है, लेकिन सियासत कह रही है यह फैसला तुष्टीकरण का एक एग्जाम्पल है। देखिए जरा, हुआ यह है कि लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में सख्ती बरती गई है। लाउड स्पीकर के लिए बाकायदा परमिशन लेनी होगी अगर लाउड स्पीकर बजाना है। धार्मिक स्थल में लाउड स्पीकर के लिए इजाजत लेनी होगी। नासिक कमिश्नर ने यह ऑर्डर जारी किया है, लेकिन पेच आगे है। पेच यह है कि अजान से पहले 15 मिनट और अजान के बाद 15 मिनट तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकेंगे। यानी जब अजान होगी तब भी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर नहीं बज सकती, अजान से 15 मिनट पहले भी हनुमान चालीसा नहीं बज सकती और अजान के 15 मिनट बाद भी। स्पीकर लगाने के लिए लिखित आवेदन बाकायदा देना होगा। स्पीकर अगर लगाना है 4 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दे रखा है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी और नहीं तो हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था राज ठाकरे ने। और अब सवाल नासिक के क्या कमिश्नर कह रहे हैं, जरा वो एक बार सुनिए। जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। यदि 3 मई के बाद पुलिस आयुक्त के परमिशन के बगैर यदि कोई लाउडस्पीकर यूज़ करेगा, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, तो वो लाउडस्पीकर जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही में उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आज की एक और बड़ी खबर है। एक वो खबर जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में जिसको लेकर सुर्खियां बनी थी। आशीष को सरेंडर करना होगा। मंत्री के सुपुत्र आशीष पर बड़ी खबर यह, आपने तस्वीर देखी होगी लखीमपुर खीरी कांड के दौरान किस तरह से एक जीप चढ़ी थी जिसमें न जाने कितने किसानों की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा जल्दी से। और आशीष उसके बाद गिरफ्तार हुए, जेल में रहे और उसके बाद हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत खारिज कर दी है। देखिए जरा फुल स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, पीड़ित पक्ष के वकील का कहना था हाईकोर्ट ने कानूनी सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया, हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।
जमानत देने में कई तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। यह हत्या का गंभीर मामला है, आरोपी की जमानत रद्द की जानी चाहिए। यूपी सरकार के वकील ने कहा, गवाहों की सुरक्षा की वजह से जमानत रद्द करने की मांग हुई है। राज्य सरकार ने सभी गवाहों को पुलिस सुरक्षा दी हुई है। 97 गवाहों से फोन पर बात की गई है। किसी गवाह ने भी खतरे की बात नहीं की है। जमानत रद्द करने के लिए याचिका का कोई मतलब नहीं है। आशीष मिश्रा के भागने का भी कोई खतरा नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना है। आशीष मिश्रा को जल्दबाजी में जमानत दी गई। जमानत देने पर केस प्रभावित हो सकता है। हाईकोर्ट में जमानत के लिए नई याचिका दी जा सकती है। एफआईआर, पीड़ित परिवार के पक्ष और तमाम बिंदुओं को सुना गया है। इसके बाद आशीष की जमानत तत्काल रद्द की जाती है। और आशीष की जमानत रद्द किए जाने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है। तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को। तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो टेनी उसका नाम है। अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। मगर एक गरीब बच्ची जो बेचैनी के आलम में पत्थर फेंकी तो उसका घर तोड़ दिया आपने। एक की बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करती है मगर उसका घर आबाद है। एक गरीब का घर आपने बर्बाद कर दिया। आप जज बन गए ना। जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रखे, इसलिए उनको बेल मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसकी जमानत रद्द करी और 1 हफ्ते में सरेंडर करने की बात करी। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।